Hello, Bachcho. Welcome to Plugway Educations, and we are going to talk about the MCQ of the chapter evolution. और इस चैप्टर में जो टॉपिक्स रहेंगे, आज हम एमसीक्यूज की बात करेंगे, वो रहेगा आपका एडेप्टिव रेडिएशन, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, एज वेल एज आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल की भी हम लोग आज बात करेंगे. ओके, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि यहाँ एक डायग्राम दिया है. द डायग्राम शोज, ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? ठीक है, ऑप्शन दे रखे एडेप्टिव रेडिएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर इफेक्ट और म्यूटेशन. देखो बच्चों, ये आपको दिख रही बर्ड्स. ये बर्ड कोई वाली बर्ड्स नहीं है, ये है डार्विन की देखी हुई बर्ड, जिनको डार्विन की क्या कहा जाता है? फिंचेस. एक्चुअली फिंचेस है, डार्विन ने अपने नाम के साथ जोड़ा तो इसको डार्विन फिंचेस कहा. डार्विन गए थे अपने HMS बीगल पे और पहुंचे थे कहाँ? गैलापागोस आइलैंड पे. वहां पर देखा कि बहुत सारी उन्होंने फिंचेस देखी. सब फिंचेस को देखने के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये सिर्फ इवॉल्व हुई है इनटू डिफरेंट फिंचेस फ्रॉम अ सिंगल ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंचेस से. मतलब क्या हुआ कि वहां पर कुछ ऐसा जियोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ तो फिंचेस मजबूर हो गए कि वो वहां सरवाइव करने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए, जैसे कि अपना स्पीक को चेंज करें और अपना फूड हैबिट चेंज करें. So they altered their beak and became the insectivorous, vegetarian, and that's it. Okay. तो ये जो एक स्पीशीज से डिफरेंट स्पीशीज का, मैनी स्पीशीज का इवोल्यूशन होना, ये बेसिकली ये कहलाता है आपका एडेप्टिव रेडिएशन. तो डार्विन फिंचेस आपका परफेक्ट एग्जांपल है किसका? एडेप्टिव रेडिएशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ गिवन पॉपुलेशन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, देन अगर कोई पॉपुलेशन अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो उसका जीन पूल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है भाई, बात तो सही है. अगर कोई पॉपुलेशन है जिसमें कोई चेंजेस आ नहीं रहे तो उसका जीन पूल भी क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा. एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. बिल्कुल सही बात है, ये भी कांस्टेंट रहेगी. और जब कांस्टेंट है तो सब भी उसमें क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा. तो P + Q विल ऑलवेज बी 1. ठीक है, तो ये आंसर हो गया कि ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट. हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की बात हो रही है. यहाँ पर अगर कोई जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है तो उसका जीन पूल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज ही नहीं होगा. और जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कांस्टेंट रहेंगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जब तक कि उसमें कोई भी चेंजेस आए. और जब सब कांस्टेंट ही रहेंगी तो P + Q तो हमेशा क्या आना बच्चों? वो तो 1 ही आएगा. ठीक, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा. पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी फैक्टर अफेक्ट द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम? 1, 3, 4 या 5? 5 फैक्टर थे जो कि हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं. आगे एक क्वेश्चन है, मैं उसी में बता दूंगा आपको. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग जेनेटिक इक्विलिब्रियम आर द फॉलोइंग. इनमें से कौन से हैं? एक्सेप्ट पूछ रहा है. इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है जीन फ्लो, दूसरा है म्यूटेशन, तीसरा है सोमेटिक वेरिएशन, चौथा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, जेनेटिक करेक्ट कि कौन से फैक्टर हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं, कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं. पहला जीन फ्लो है. देखिए, अगर जीन निकल के कहीं जाएगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा. म्यूटेशन आएगा तो भी रिसेसिव डोमिनेंस में, डोमिनेंट एलील में चेंज होगा. नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनेंगे तब भी आपका जेनेटिक इक्विलिब्रियम चेंज होगा. मगर सोमेटिक वेरिएशन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोमेटिक वेरिएशन आर नॉट कैरीड टू द नेक्स्ट जनरेशन. नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो फैक्टर जो कि अफेक्ट नहीं करता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम को, वो है सोमेटिक वेरिएशन. ठीक है, सोमेटिक वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा नहीं तो वो पूल वैसे का वैसा सेम ही रहेगा. P + Q तो 1 रहेगा हमेशा. अब वही जो इससे पहले वाले क्वेश्चन था कि The 5 फैक्टर अफेक्टिंग जेनेटिक इक्विलिब्रियम आर. इनमें से कौन से वो 5 फैक्टर हैं जो कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं? तो ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों. ऑप्शन है जेनेटिक फ्लो, ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट. दूसरा ऑप्शन है म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. तीसरा ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन. चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. सब के सब करेक्ट. जेनेटिक फ्लो भी आपका अफेक्ट करेगा. जीन अगर निकल के जा रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि नई स्पीशीज का फॉर्मेशन के लिए हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है. ऑल ऑफ दीज 5 फैक्टर्स
आर गोइंग टू अफेक्ट द जेनेटिक इक्विलिब्रियम, वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में फ्रीक्वेंसी चेंज होगी फिर डोमिनेंट और रिसेसिव एलील की। ठीक है बेटा, तो ये 5 फैक्टर हैं जो कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम को इफेक्ट डालते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर भी क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। नेचुरल सिलेक्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, नेचुरल सिलेक्शन इनमें से कौन से तरीके का है? पहला ऑप्शन है स्टेबलाइजिंग, दूसरा डिसरप्टिव, तीसरा डायरेक्शनल, चौथा एनी ऑफ दी। देखो 3 तरीके के नेचुरल सिलेक्शन हमें बताए गए। स्टेबलाइजिंग जिसमें कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करी जाएगी, एवरेज। डिसरप्टिव जिसमें दोनों वैल्यू सेलेक्ट करी जाएंगी, 2 पीक आएंगी, है ना। दोनों वैल्यू कौन सी हैं, एवरेज को छोड़ के दोनों एक्सट्रीम वैल्यू सेलेक्ट करता है नेचर, तो उसको डिसरप्टिव बोलते हैं। एवरेज का मतलब वो होता है, स्टेबलाइजिंग में क्या होता है मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्टेबलाइजिंग में आपका पीक वैल्यू मतलब कि एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू सेलेक्ट करी जाती है और डिसरप्टिव में दोनों एक्सट्रीम वैल्यू। डायरेक्शनल में एक एवरेज और एक एक्सट्रीम को हटा के दूसरी एक्सट्रीम को सिलेक्ट करा जाता है, तो एक डायरेक्शन में जा रही होती है, इसीलिए हम इसको डायरेक्शनल बोलते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके के आपके नेचुरल सिलेक्शन होते हैं और अलग अलग जगह पे तो कोई भी तरीके का हो सकता है, तो एनी ऑफ दीज विल बी द आंसर। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज भी हो सकता था, बताएं क्यों एनी ऑफ दीज लिखा है यहाँ पे। खैर, वेरिएशन में बी ड्यू टू, वेरिएशन किस वजह से हो सकता है बच्चों? वेरिएशन की वजह क्या है? वेरिएशन लेकिन चेंजेस कहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस दिख रहे हैं ना, वो उसको वेरिएशन कहा जाता है। उसकी वजह उन्होंने ऑप्शन में दी है म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक फ्लो। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है, अगर म्यूटेशन आएगा वेरिएशन आएगा, है ना। कोई जीन में चेंज होगा फिर वो आपको दिखेगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से ही वेरिएशन, सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो वही है। गैमीट बन रहे होते हैं, मियोसिस हो रहा होता है, जाइगोटीन स्टेज में आपका क्या होता है, पेयरिंग होती है, साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स बन चुका होता है, उसके बाद पेकाइटीन स्टेज आती है। ठीक है, आपके पेकाइटीन स्टेज में क्या होता है कि आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, वहीं आपके जो गैमीट्स के फॉर्मेशन के टाइम पे जो क्रोमोसोम होता है उनका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो दूसरा वाला भी बात सही है। जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट आएगा तो नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा, तो वेरिएशन के साथ होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा आंसर हो गया बेटा डी, ऑल ऑफ दी अबव। आज बच्चे कह रहे होंगे सारे ऑल ऑफ दी अबव ही है, डी ऑप्शन ही है। म्यूटेशन कैसा है, व्हाट इज म्यूटेशन? और म्यूटेशन आर ऑप्शन डायरेक्शनल, लेस एंड रैंडम। ऑप्शन बी रैंडम एंड डायरेक्शनल, स्मॉल वेरिएशन एंड डायरेक्शनल एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। तो म्यूटेशन बेसिकली अगर मैं बताऊं तो आप याद रखिएगा कि म्यूटेशन हमेशा कैसे हैं, डायरेक्शन लेस है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, और रैंडम है, अचानक से आएंगे और कभी भी आ सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। जैसे कि आपने पेडिग्री में पढ़ा होगा कि इस जनरेशन में है, अगली जनरेशन में नहीं है, तो बहुत जनरेशन छोड़ के फिर अगली जनरेशन में किसी में म्यूटेशन आ गया। जो भी चीजें हैं भाई कह सकते हैं उसको म्यूटेशन। ठीक है, या फिर जो म्यूटेशन आते हैं वो ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेसिव है, कि इस जनरेशन में भी है तो अगली जनरेशन में भी आएंगे। ठीक, और इसीलिए हम उनको क्या मानते हैं, डायरेक्शन लेस मानते हैं और रैंडम मानते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन हमेशा आपके डायरेक्शन लेस होंगे और रैंडम अचानक से आएंगे। ठीक है, और अगर वेरिएशन की बात करेंगे तो वेरिएशन स्मॉल होंगे और डायरेक्शनल होंगे। ठीक, तो ये म्यूटेशन के बारे में ह्यूगो डिवरीज ने बताया था। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डार्विनियन वेरिएशन और स्मॉल एंड डायरेक्शनल, बात सही है बिल्कुल। सिंगल साल्टेशन इज अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। साल्टेशन में क्या होता है, एक स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है इन अ सिंगल स्टेप, लार्ज एक म्यूटेशन होगा, उसमें एक नई स्पीशीज बन जाएगी, उसको हम साल्टेशन बोलते हैं। ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द 2 की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, बात बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। डार्विन ने ये बताया था कि भाई जो आपके नई स्पीशीज बनेंगे उससे और 2 स्पीशीज आएंगे, एक हो सकता है एक्सटिंक्ट हो जाए, एक से और फिर आगे स्पीशीज बनेंगे, तो एक ब्रांच बनती रहती है, एक से दूसरा, फिर इनसे और, तो ब्रांच, और इनमें से वो ही स्पीशीज इवॉल्व होगी जिसको कौन सेलेक्ट करेगा बच्चे,
नेचर सेलेक्ट करेगा। और नेचर के सिलेक्शन करने के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे ओवर प्रोडक्शन हो गया, वेरिएशन हो गया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो गया। तो ये सब चीजें होती है, उसको हम डिटेल में बाद में बात कर लेंगे। तो ये लाइन भी, स्टेटमेंट भी आपका सही है। म्यूटेशन रैंडम है, प्रोग्रेसिव है नेचर में। नहीं, म्यूटेशन रैंडम तो है मगर रिसेसिव है नेचर में, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, म्यूटेशन इज, तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? डी। हमारा करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीजोजोइक एरा इज द एरा ऑफ। मीजोजोइक एरा किसका एज है? मीजोजोइक एरा इज द एज ऑफ बर्ड्स, फिशेज, रेप्टाइल्स, मैमल। देखिए 3 एरा है, पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। ठीक है, मीजोजोइक एरा में 3 पीरियड आते हैं आपका, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ठीक है, और ये तीनों पीरियड आपके किसके लिए हैं? मेनली रेप्टाइल्स के लिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो मीजोजोइक एरा है इज द एज ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, फिशेज आपका पैलियोजोइक में आई हैं, और बर्ड्स और मैमल जो हैं वो आपका सीनोजोइक में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। डायनासोर वर द फर्स्ट मैमल, एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स, जायंट मैमल और फर्स्ट एम्फीबियन। देखिए अगर मैं एक डायनासोर के बारे में बात कहूं तो मैं ये कहूंगा कि क्या थे वो, एक एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स है और कुछ नहीं डायनासोर। इफ यू वांट टू सी द डायनासोर, अगर आपको डायनासोर देखना है तो बेस्ट टू सेट द कंट्रोल्स ऑफ योर टाइम मशीन। टाइम मशीन में जाओ, और टाइम मशीन में कौन से आप एरा में जाना चाहोगे? देखिए हमने अभी बताया कि रेप्टाइल कौन है? डायनासोर है। और एज ऑफ रेप्टाइल कौन सा है? मीजोजोइक एरा है। तो हम लोग आंसर क्या लगा सकते हैं? मीजोजोइक एरा। तो मीजोजोइक एरा में आप जाइए और वहां जाके डायनासोर देखिए, मेरे बच के देखिएगा। डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग। डायनासोर बिना किसी को बताए, मतलब वो क्यों बताते? ठीक है, मतलब किसी को पता नहीं है कि क्यों एक्सटिंक्ट हो गया है ना। डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग, वो कब एक्सटिंक्ट हो गया? 3 पीरियड थे मीजोजोइक एरा के, मैंने अभी पहले भी बताया बच्चों। 3 पीरियड थे। एक था आपका एक पीरियड कौन सा बच्चों? मीजोजोइक एरा का। एक है आपका ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। तो 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर विदाउट द नोन रीजन आपके क्रिटेशियस में आपके एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद एंजियोस्पर्म डेवलप हुए, मैमल्स डेवलप हुए और बर्ड्स डेवलप। ठीक है, तो डायनासोर एक्सटिंक्ट कब हुए? क्रिटेशियस पीरियड। ठीक है, चल जुरासिक में वो बेटा बहुत ज्यादा डेवलप थे, इसलिए जुरासिक पार्क नाम की मूवी आती है ना, जुरासिक नाम से जब भी आएगा डायनासोर आएगा। ठीक, अगली बात ये कह रहे हैं भाई, विच एरा वाज डोमिनेटेड बाय रेप्टाइल्स। कई बार हो गया मीजोजोइक एरा। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई इट इज रिपीटेड सो मच टाइम। जुरासिक पीरियड कौन सा एरा को बिलोंग करता है बच्चों? मीजोजोइक को। चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। एवोल्यूशन ऑफ यूनिक ग्रुप ऑफ मैमल्स इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इज एन एविडेंस सपोर्टिंग। देखिए बहुत सारे अलग अलग मैमल्स के ग्रुप डेवलप हुए अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। ये किस किस ये एक एविडेंस है जो किसको सपोर्ट कर रहा है? ये सपोर्ट करता है बच्चों, ऑप्शन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ग्लेशिएशन, क्रिस्टल मूवमेंट एंड जियोग्राफिकल जस्टापोजिशन। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ना, वो आपने बताया बड़ा होगा कि हमारा पहले एक ही सब कुछ था, पैंजिया जो था, उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग तरीके से मैमल इवॉल्व हुए। तो दैट सपोर्ट द एविडेंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में क्या होता है? हमें जब भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होगा आपकी नई नई स्पीशीज बनेंगी, उस हिसाब से एडप्ट करते हुए बनेंगी ना। जहां जो रहेगा उस हिसाब से एडप्ट करना पड़ेगा और वो इवॉल्व होगा। लेमार्क कौन थे? Who was लेमार्क? लेमार्क थे आपके फ्रेंच नेचुरलिस्ट। फ्रेंच के नेचुरलिस्ट थे। सिंपल सी बात है, इसमें क्या डिफरेंस? ये आंसर। पहला अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज मेड। पहला अटेम्प्ट किसने लिया? होपरिन ने, डार्विन ने, वेलस ने या फिर लेमार्क? देखिए
पहली जो थ्योरी आई थी वो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की आई थी, वो किसने दी थी बेटा? लेमार्क ने दी। फिर लेमार्क वाज द फर्स्ट मैन टू अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक, तो लेमार्क की थ्योरी क्या कहलाई बच्चों? अभी मैंने बताया यूज एंड डिसयूज की थ्योरी थी, मगर उस थ्योरी का नाम क्या था बच्चों? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, है ना? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड। कहते थे भाई जो करेक्टर्स आप यूज करेंगे वो एक्वायर हो जाएंगे, जो करेक्टर आप यूज नहीं करेंगे वो आपके खत्म हो जाएंगे। इन्होंने एग्जाम्पल दिया था उसमें जिराफ का, जिसमें नेक और फोर लिम्स बढ़ गए थे, और उन्होंने अपने सपोर्ट में और भी बताया था कि स्नेक के फोर लिम्स खत्म हो गए, डक के जो फीट थे वेब हो गए। तो इस तरीके से उन्होंने अपने सपोर्ट में बताया, हालांकि इनका कॉन्ट्रडिक्शन तो हुआ था। ठीक है, जब बीजमैन ने वो माउस पे जो एक्सपेरिमेंट करा था ना, जिसमें 22 जनरेशन तक 20 जनरेशन चूहों की पूंछ काट दी, उन्हें क्रॉस कराते रहे, फिर भी पूंछ आती रही विदाउट एनी यूज, तो लेमार्क का रिजेक्शन हुआ था। मगर ये थ्योरी मानी जाती है, ऐसा नहीं ये थ्योरी रिजेक्ट है। अगली बात जो है वो ये कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी थी इवोल्यूशन की वो किसने प्रपोज करा? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो इवोल्यूशन की वो प्रपोज करी थी बच्चों, बीडल टॉटम नहीं, वॉटसन क्रिक नहीं, मेंडल एंड मॉर्गन नहीं। ठीक है, बीडल टॉटम जाते हैं वन एंजाइम थ्योरी पे, वॉटसन क्रिक तो डीएनए पे, मेंडल और मॉर्गन जेनेटिक्स में चले गए। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए क्रेडिट जाता है डार्विन को और वेलेस को, अल्फ्रेड वेलेस। डार्विन अपना गैलापागोस आइलैंड पे काम करा था, वेलेस ने अपना मलाय आर्किपेलागो पे काम करा था। ठीक है, दोनों के काम इंडिपेंडेंट थे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज पॉसिबल ड्यू टू, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे पॉसिबल है? मेन जो रीजन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, जो उन्होंने डार्विन ने बताया, वो था रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है, मेन कि जो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा, नंबर ऑफ स्प्रिंग अच्छे खासे प्रोड्यूस कर पाएगा, वो फिट हो पाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा वो अपना रिप्रोड्यूस करेगा उतना वेरिएशन आएगा, उतना उसका चांसेस होगा इवोल्यूशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ओवर प्रोडक्शन। ये तो कुछ भी नहीं है, फेवरेबल वेरिएशन। एनवायरमेंटल चेंजेस तो मजबूर करता है कि आप इवॉल्व कर सकते नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर करेक्टर नहीं, ये तो बात ही नहीं है, ये तो लेमार्क की बात है, यहाँ पर बात ही नहीं हो सकती। तो ओवर प्रोडक्शन विल बी द आंसर। एक थ्योरी है जिसका नाम है म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेनिंग द इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। देखिए, म्यूटेशन की बात जो करी थी वो करी थी किसने? ह्यूगो डिवरीज ने। ठीक है, ये प्रपोज किसने करा था? ह्यूगो डिवरीज ने। उन्होंने वर्क करा था इवनिंग प्राइमरोज पे, और बताया था कि भाई वो अपनी बात बता के चले कि भाई वेरिएशन के साथ म्यूटेशन भी जरूरी है फॉर इवोल्यूशन। अब म्यूटेशन में उन्होंने बताया सॉल्टेशन कि सिंगल स्टेप डार्ट म्यूटेशन जो आता है वो आपका एक स्पीशीज को बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन। ठीक, अब ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन को और भी कुछ कहा कि ये रैंडम है और डायरेक्शनलेस है। ऐसा नहीं कि प्रोग्रेसिवली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आते रहेंगे, नहीं, रैंडम है और डायरेक्शनलेस। ठीक है बेटा, तो ये प्रपोज किसने करी थी? ह्यूगो डिवरीज ने। अब ये क्वेश्चन दे रखी है, यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल। देखो, हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल में बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसको समझ भी लो आप। ये हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल है क्या, है ना? देखो बच्चे, हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल में एक फॉर्मूला है P + Q = 1। ठीक है, और यहाँ पर जो P है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ dominant allele capital A and Q will be frequency of recessive allele small a। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा वो कितना आएगा बेटा? 1। ठीक है, P + Q। अब इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन कैसा होता है, इसको कैसे लिखते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन को? इसका जब देखा जाता है तो ये आता है P + Q का होल स्क्वायर, यानी कि इसको समझो P² + 2PQ + Q² = 1। तो अब यहाँ पर जो P² है वो क्या है? यहाँ पर P² है फ्रीक्वेंसी ऑफ
इंडिविजुअल, अब यहाँ क्या बात आ गई, इंडिविजुअल विद जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल, है ना। क्यू स्क्वायर कौन होंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विद जीनोटाइप स्मॉल ए, और 2pq क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विद जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल, ठीक है, हेटेरोजाइगस। तो ये आपका रहता, देख लो बच्चों कौन सा है इसमें से आंसर। सी, पी स्क्वायर प्लस 2pq क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, अब इस पे एक सवाल भी आ गया हमारे पास, पूछ रहे हैं एट अ पर्टिकुलर लोकस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एलील इज 0.6। ओके, ठीक है, एंड दैट ऑफ स्मॉल ए इज 0.4, ठीक है। What would be the frequency of heterozygous in a random mating population at equilibrium? ठीक, कोई इसमें इशू की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक। ये कह रहा है पी की वैल्यू कितनी है 0.6, क्यू की वैल्यू कितनी है 0.4। अब हमसे किसकी पूछ रहा है, हाइड्रोजाइगस की। ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा, हाइड्रोजाइगस को कैसे जोड़ते हो आप, 2pq लगा दो, इसमें लगा दो वैल्यू 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, ठीक है, कितना हुआ 0.48, ठीक, आंसर हो गया आपका 0.48, आंसर आ गया बी, है ना। हेटेरोजाइगस पूछा है उसने, ठीक है, तो हेटेरोजाइगस की वैल्यू कितनी आएगी 0.48, क्लियर। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट ये सी वॉल इफेक्ट में बताया था उन्होंने, जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझाया था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कब ऑपरेट होगी, लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, फास्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में, या स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा ऑपरेट होगा स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, तभी जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है जब पॉपुलेशन कैसी हो, स्मॉल और आइसोलेटेड, है ना। तो ये लाइन याद रखें, इंपॉर्टेंट है कि इट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑकर्स इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन करते हैं। म्यूटेशन, चेंज इन पॉपुलेशन अरे ड्यू टू चांस अलोन, डायरेक्शन, डिफरेंस इन सर्वाइवल, ठीक है, इमिग्रेशन और सोर्स ऑफ न्यू एलील। म्यूटेशन क्या होता है, हमेशा नए एलील का सोर्स होता है, म्यूटेशन से बदलता है। जीन फ्लो, ठीक है, जीन फ्लो क्या होगा, यानी कि जीन चला गया मतलब या आ गया, दोनों में से, ठीक है। तो आ गया चला गया को कैसे जोड़ोगे आप, या तो इमिग्रेशन होगा या इमिग्रेशन होगा। चेंज इन एलील में, कोई जीन हमारे पास आ जाए, हमारे में से चला जाए एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन। नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन को कैसे जोड़ोगे आप कि डिफरेंस इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन अमंग वेरिएंट इंडिविजुअल, तभी नेचुरल सिलेक्शन आएगा। चलिए हम पहले कर दिए, ओके। जेनेटिक ड्रिफ्ट, चेंज इन पॉपुलेशन ड्यू टू चांस है, वो चांस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटीज हो या फिर आपका जैसे कि आपका हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो, कुछ भी वजह हो सकती है, तो वो आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट में आता है। Which of the following concept is also known as C-Wall-Wright effect? देखिए C-Wall-Wright effect ने जो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बात कही थी, वो बात कही थी आपकी जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसी को हम क्या कह सकते हैं बेटा, C-Wall-Wright effect। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज नथिंग बट द C-Wall-Wright effect। इसमें दो बताए थे उन्होंने, फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट, ठीक है, समझाएं। Directional selection work against adaptive traits, favor intermediate form of trait, eliminate uncommon form of alleles, shift allele frequency in a steady constant direction। देखिए बच्चों, डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होगा कि ये टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, इसमें एक एक्सट्रीम वैल्यू और एक एवरेज वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। किसको सेलेक्ट करा जाता है, अदर एक्सट्रीम वैल्यू को जो कि प्रोग्रेसिव वे में जा रहे, ठीक है, एक कांस्टेंट डायरेक्शन में जा, ठीक है। तो होगा क्या, तो जब आप सिलेक्शन देखेंगे तो सिलेक्शन में पता लगेगा कि इनमें क्या हुआ है,
एक प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हुआ, आप समझ रहे हैं, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हुआ है और एक कांस्टेंट डायरेक्शन में ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग देयर, ड्यू टू द इवोल्यूशन द एलील हैव बीन शिफ्टेड इनटू a direction in a steady state. Okay, so directional selection always occur towards a particular direction. Okay, it will only select one extreme value for the progression of the species. Okay, so the answer will be right. अब अगला है disruptive selection. Disruptive selection eliminates uncommon form of allele, does not favor intermediate form of trait, shift allele frequency in a steady constant direction. Okay. डिसरप्टिव सिलेक्शन में बच्चों होता क्या है कि एवरेज वैल्यू तो सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, एवरेज वैल्यू सिलेक्ट नहीं होगा, दोनों एक्सट्रीम वैल्यू सिलेक्ट हो जाएंगी, है ना। जैसे शेल पैटर्न इन लिम्पलेट्स, है ना, इसमें क्या होता है, शेल पैटर्न हो जाता है। ठीक है, अब इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इट विल नॉट फेवर इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ अ ट्रेड। ठीक है, तो आई विल गो विद द बी। बी हमारा आंसर होगा कि डज नॉट फेवर इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ अ ट्रेड। हालांकि इट कैन एलिमिनेट अनकॉमन फॉर्म ऑफ एलीज, बिल्कुल एवरेज को एलिमिनेट कर देगा और दो डायरेक्शन में ये जा सकता है, इधर भी और इधर भी। सो कैन बी द ऑल ऑफ द अबव आंसर फॉर दिस, है ना। तो शिफ्ट इन स्टडी एक तरफ इस तरफ दोनों पैटर्न ये फॉलो करेगा, तो दोनों को शिफ्ट कर सकता है इन कंसिस्टेंट डायरेक्शन। सो आई विल गो द ऑप्शन डी। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाज हाईलाइटेड बाय, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को किससे हाईलाइटेड करा जाता है, कौन था वो प्राणी जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म बात करते हैं। पोलर बियर, रॉक पाइथन, मिमोसा एंड वेस्टर्न बिटिलेरिया। वेस्टर्न बिटिलेरिया नाम की मौत थी जो कि पहले कैसा थी, व्हाइट कलर, देन कैसी होगी आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, डार्क कलर। ठीक है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। स्पेशियलाइजेशन यानी कि नई स्पीशीज का बनना, नई स्पीशीज का बनना ऑकर्स सडनली, नहीं भी सडनली तो म्यूटेशन के हिसाब से बन सकता है, मगर ठीक है एक वक्त लगता है। बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट बन सकती है। अच्छा, यूजुअली बोल रहा है ये, यूजुअली में तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी कट गए, यूजुअली तो नहीं होता ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट इतना आसान है नहीं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ नई स्पीशीज बन गई। When population are geographically isolated, सबसे कॉमन रीजन जो स्पीशीज का बनने का है कि जब पॉपुलेशन आपकी बिखर जाए, अपने ज्योग्राफिकल एरिया से अलग हो जाए, तो मजबूर हो जाती है नए ज्योग्राफिकल एरिया पे अडॉप्ट होने के लिए और सरवाइव करने के लिए। जब वो नए ज्योग्राफिकल एरिया पे अडॉप्ट होंगी तो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट होंगी, वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से अडॉप्ट होंगी, और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि वो इस तरीके से अडॉप्ट हो गई कि आपको एक नई स्पीशीज देखने को मिली। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। अच्छा क्वेश्चन है ये, परसेंटेज ऑफ रिसेसिव ट्रेट एट 16, ओके, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील पूछ रहा है। डोमिनेंट एलील क्या है? देखो, जब भी ऐसा परसेंटेज वाला सवाल आए ना कि रिसेसिव की दी, क्यू की उन्होंने परसेंटेज दी है 16%, ठीक है, तो क्यू की वैल्यू कैसे निकालें? मतलब परसेंटेज पे नहीं आता ना हार्ड हमें निकालना, हम कैसे निकालेंगे? वैल्यू पे निकालें। तो 16 को क्या करो, 100% से डिवाइड करो, कितनी वैल्यू हो गई? 0.16। किसकी वैल्यू आ गई? क्यू स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई? क्यू स्क्वायर। अब क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 0.4। क्यू की वैल्यू कितना हुई? 0.4। अब 0.4 किसकी वैल्यू है? क्यू की। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? P प्लस क्यू इक्वल टू 1। ठीक, P की वैल्यू पता नहीं, क्यू की वैल्यू 0.4 इक्वल टू 1, तो P हो गया हमारा 1 माइनस 0.4 हो गया कितना? 0.6, है ना। तो 0.6। तो परसेंटेज वाले सवाल में हमें कुछ नहीं करना, आपको 100 से डिवाइड कर देना है और आपको उतना ही लिख दो उसकी वैल्यू, क्यू स्क्वायर की या पी स्क्वायर की, जिसकी पूछ रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना।
In the development history of mammalian heart, it is observed that it passes through a two-chambered fish-like heart, three-chambered frog-like heart, finally four-chambered stage. To which hypothesis can this be above cited statement be approximated? देखिए, जब मैमल का हार्ट बन रहा होता है ना, तो वो पहले दो चैम्बर का बनता है, फिर तीन चैम्बर का बनता है, फिर चार चैम्बर का बनता है फाइनली। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कौन सी हाइपोथेसिस इसमें लगाई जा सकती है। हम लगा दे रहे हैं, हम ऐसे लगा देंगे, हमें मालूम है बायोजेनेटिक। अर्नस्ट हैकेल ने बहुत सारी यही बात कही थी, ये एविडेंस दिया था प्रूफ में। ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो आपका फॉलो करेगा, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को फॉलो करेगा। आप समझे? तो जो भी हमारे जब भी हम जो भी ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, मैमल बन रहा है, तो मैमल में आप देखेंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा क्या है। पहले पाइसिस की तरह बना, फिर वो किसके एम्फीबियन की तरह बना, फिर उसमें रेप्टाइल्स के करेक्टर्स की तरह भी दिखे हमें। फिर करेक्टर्स का मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत सारी चीजें आई, मतलब जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का एम्ब्रियो फॉर्मेशन एक दूसरे से मिलता है, फ्रॉम पाइसिस टू मैमल्स। तो ये बात उन्होंने बताई थी कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बायोजेनेटिक लॉ, किसमें बताया था ना। हालांकि वॉन बेयर जो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है वो इससे सहमत नहीं थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट करने की मांग करी, रिजेक्ट तो नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट आंसर होगी। ठीक है बेटा, तो ये आज के लिए यही था। अगले लेक्चर में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कितने टफ आए, कितने टफ आए। कोई टफ नहीं है, सब आप पढ़ने ही दे रहे आपको। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।